हाँ प्यारो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो जहाँ तक हमारी बात पिछली बार ख़त्म हुई थी और वहाँ पर हमने ख़त्म किया था बात को कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेल से। हम लोगों ने बात की थी यूनिट सेल की। कॉन्सेप्ट ये था कि एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक लैटिस स्पेस होता है, ठीक है। ये हमारा लैटिस स्पेस है। तो ये जो हर सर्किल जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर द लैटिस पॉइंट्स, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं इन लैटिस पॉइंट्स के बीच में हम कुछ वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब इसकी चॉइस कहीं भी हो सकती है। मान लो आपने इसको ओरिजिन बनाया, या आप इसको ओरिजिन बनाओगे तो यहाँ भी आप इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। इसको ओरिजिन बनाओगे तो यहाँ पर भी इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। तो आप फ्री हो अपने ओरिजिन को चूज करने के लिए। ऐसी हालत में जब हम इस तरह के चॉइस कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि लैटिस पॉइंट से लैटिस पॉइंट तक जाते जाते हम एक लैटिस पॉइंट से दूसरी लैटिस पॉइंट तक जब हम जा रहे होंगे तो हम इनके द्वारा एक क्लोज एरिया बना लेते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो कि लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ, जैसे खंबे हैं, चार खंभों के बीच में दीवार खड़ी कर ली तो एक तरह से घेराव हो गया, वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो, जरा इसको हम जूम करके दिखाएं। अगर हम इसको जूम करके बनाएं तो जैसे एक लेटेस्ट पॉइंट ये है, दूसरा लेटेस्ट पॉइंट ये है, तीसरा लेटेस्ट पॉइंट ये है, चौथा लेटेस्ट पॉइंट ये है। तो हम जो इस तरह से इनके बीच में इनकी ओरिजिन को मानते हुए जो ये एरिया बाउंड कर रहे हैं, तो आप देखो इस लैटिस पॉइंट का इतना हिस्सा ही केवल इस यूनिट सेल में, अगर इसको हम यूनिट सेल नंबर ए कहें तो ए के अंदर जो चारों लैटिस पॉइंट हैं वो पूरे के पूरे नहीं घिरे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने ये एरिया बनाया और आपने एक पूरा गोला यहाँ बना दिया, एक पूरा गोला यहाँ बना दिया, पूरा गोला यहाँ बना दिया, पूरा गोला यहाँ बना दिया। ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इन लैटिस पॉइंट की एक शेयरिंग कर रहे हैं, इनकी एक हिस्सेदारी है जो अपने पास यहाँ पर रख रहे हैं। और आप सीधे तौर पे देखो कि 25% है, पूरा गोला है उसका चौथाई हिस्सा है। अब बाकी की हिस्सेदारी क्या होगी? जैसे अगर आपने यहाँ पर एक हिस्सेदारी इस तरह से कुछ बनाई है तो फिर इधर भी आपको बनाना पड़ेगा, फिर इधर बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हर लेटिस पॉइंट के साथ इधर भी एक लेटिस पॉइंट का यूनिट सेल बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। इस तरह से चारों तरफ आपके लेटिस पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो बन रहा है इसको हम का नाम दे रहे हैं यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल है ये कैसे डिफाइन होता है? यूनिट सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक बाउंडेड इसमें रीजन है जिसको रिपीट कर दें तो पूरा पूरा जो एरिया है, जो पूरा लैटिस स्पेस, इसको फिल कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर हमारी बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो चॉइस है वो यूनिक नहीं है। भाई कोई लेटेस्ट पॉइंट अगर मैंने ऐसे बनाया है इस तरह से, तो आप एक लेटेस्ट पॉइंट ऐसे ही बना सकते हो, जैसे इस तरह का हो, यहाँ से होकर जाता हुआ इस तरह का लेटेस्ट पॉइंट। ये यूनिट सेल आप बना सकते हो। ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। कोई इस तरह से एक ट्रायंगल बना दे, लेटेस्ट पॉइंट से होते हुए केवल ये ट्रायंगल बना दे। और इसी तरह के ट्रायंगलों से हम अगर देखें तो हम पूरा स्पेस जो है इसको भर सकते हैं। इस तरह से ट्रायंगल बनाते चले जाएं तो हम पूरा स्पेस भर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ यूनिट सेल। ये सारे एग्जाम्पल हैं यूनिट सेल के। अब हम यूनिट सेल तक आए क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ है एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाना। तो यानी यूनिट सेल में जो चार तरह की हम लाइनें बना रहे हैं टू डायमेंशन केस में, ऑब्वियसली टू डायमेंशन केस है, तो हम एक मैथमेटिकल एडवांटेज इसका लेना चाह रहे हैं। जब हमारी चॉइस अलग अलग हो गई, मेरे हिसाब से स्क्वायर होगा, आपके हिसाब से ट्रायंगल होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा, तो हमारी मैथमेटिक्स जब की जाएगी तो उस मैथमेटिक्स में भी उनकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो फिर वो मैथमेटिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। फिर जब आप अपनी यूनिट सेल, आप अपनी यूनिट सेल, हम अपनी यूनिट सेल को एक जगह रखेंगे तो हम इसी में उलझ जाएंगे कि भाई तुमने ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज़ की, मैंने स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज़ की, इसने रेक्टेंगल प्रॉपर्टी यूज़ की। सबसे पहले एक मैथमेटिकल यूनिफॉर्मिटी लाओ उसके अंदर, तब जाके हम उसके आगे एडवांस थ्योरी डेवलप करें। पता लगा कि हम इन मैथमेटिकल इक्वेलेंस में ही उलझे पड़े हैं कि भाई तुम्हारा हमारा फार्मूला एक ही जैसा तो नहीं, एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ऐसी मैथमेटिकल रिगरनेस लोगों के सामने जब हुई तो उनको महसूस हुआ। तो ये हुआ कि भाई ऐसा है कि हमें कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इतने तरह की चॉइस है तो आप करोगे तो फिर हम तो फंस जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम आपने और भी जगह पे महसूस मतलब हुई थी। अब वो था नॉमेनक्लेचर में। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में आप IUPAC एक संस्था है उसके थ्रू दिए गए नाम सजेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि उसने यूनिफॉर्मिटी ला दी है नाम रखने में। पहले क्या होता था
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कई बार जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होता था उसके नाम पे रख दिया, मतलब जहाँ से निकाला गया, जैसे यूरिन से निकाला गया तो यूरिया हो गया तो उनको यूरिया कह दिया। कहीं से भी किसी फल से निकाला, किसी जड़ से निकाला, किसी ओर से निकाला, उस हिसाब से नाम रख दिया। अब वो जो फल है, वो जो जड़ है, वो ओर है, वो स्पेन में किसी और नाम से है, कंबोडिया में किसी और नाम से है, और ब्राज़ील में किसी और नाम से है, तो फिर उस हिसाब से उनके भी नाम बदलने चाहिए भाई, सब अपने हिसाब से कहेंगे उसको। तो सबने कहा कि इस तरह से तो हम इसी बात में उलझ जाएंगे, कंपाउंड असली में है कौन सा, मेरे नाम का अलग तुम्हारे नाम का अलग। तो सबने कहा ऐसा है, मिलते हैं एक ऐसे नियम बनाते हैं जिस नियम के तहत सब लोग नाम रखेंगे। तो IUPAC का जन्म हुआ। ऐसे ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी है भाई, सब लोग किलोग्राम में नापेंगे, सब लोग मीटर में नापेंगे, सब लोग सेकेंड में नापेंगे। तो हम हर जगह एक स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, जहाँ वैरायटी आने की संभावना होती है और कन्फ्यूजन की संभावना होती है। ऐसा ही एक काम यहाँ पर भी हुआ कि जब हमारे पास वैरायटी ऑफ यूनिट सेल की संभावना है तो हम कुछ ऐसा करें कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। हालांकि इसमें दो लोगों का नाम आता है इस पूरी काम को करने के अंदर, जो शुरुआत करने वाले लोग थे, विग्नर और उनके जो स्टूडेंट थे सीड्स, लेकिन इनका नाम हम आगे बताएंगे कि कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो प्राइमिटिव सेल की कॉन्सेप्ट आया कि चलो ऐसा है कि फिर अगर हमारे पास चॉइस यूनिक नहीं से, यहाँ लिखा है कि चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज़ नॉट यूनिक, देन व्हाट इज़ द ऑप्शन। ऑप्शन ये है कि वन में चूज़ अ यूनिट सेल विद द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट मोर देन 1। कि क्योंकि कोई भी, जैसे हमने कहा इस केस में यहाँ पर देखो 25% यहाँ, 25% यहाँ, 25% यहाँ, 25% यहाँ, तो ये एक ऐसा यूनिट सेल बना जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन तो 25 25 25 25 यानी कि 100% या 1 हो गया। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल चूज करोगे तो ट्रायंगल में अब इसका इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 25%, इसका हो सकता है 10-12% हो, इसका 12% हो, जैसा ट्रायंगल आप बना रहे हो, तो ये तो 1 नहीं हुआ। और कोई मान लो ऐसा चूज कर रहा है जहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट मोर देन 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो ये लेटेस पॉइंट है, ये लेटेस पॉइंट है, ये लेटेस पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, हमने एक यूनिट सेल ऐसे बनाया इस तरह का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 25%, ये आधा है 50%, ये 25%, ये 25%, ये 50%, ये 25%। तो यहाँ पर 25% के 4 हैं और 50% के 2 हैं, तो यानी कि 25 गुणे 4 100, 50 गुणे 2 100, यानी कि 200%, या कह लो 2। तो अगर आप इस तरह का रेक्टेंगल बांधते हो तो इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है, 2 है। अगर हम ऐसा यूनिट सेल बनाते हैं तो जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट का 2 होता है, तो उसका एक नाम है, उसका कहते हैं डबल प्राइमिटिव। हम चूज कर सकते हैं क्योंकि हम फ्री हैं, हमको फ्रीडम दी गई है। ऐसे ही एक और तरीका हो सकता है कि जहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 हो, इसी को ही एक्सटेंड करके आप बना सकते हो 3, तो ट्रिपल प्राइमिटिव सेल इसको हम कहते हैं। तो यूनिट सेल की परिभाषा में ये सब आ रहे हैं, जितने भी प्राइमिटिव सेल हैं ये सब यूनिट सेल की परिभाषा में आ रहे हैं। क्योंकि यूनिट सेल की सिंपल सी परिभाषा ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको रिपीट करके हम पूरे स्पेस को भर सकें। जैसे एक ऐसी कोई डिज़ाइन जिसको हम रिपीट करके पूरे फर्श को बना सके, फर्श का कोई भी हिस्सा खाली न रहे। वैसे ही अगर इस पेज पे आपको डिज़ाइन बनानी है, आप बना, जैसे खड़िंजे आप देखते हो, टाइल्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं, तरह तरह की डिज़ाइन की होती है, लेकिन वो सब पूरे स्पेस को कवर कर लेती है, कहीं से बीच में कुछ अटका नहीं रहता, खाली नहीं रहता है कि डिज़ाइन की वजह से एक हिस्सा है जो भर नहीं पाएगा। इंटरलॉकिंग देखते हैं ना, जो सीमेंटेड खड़िंजे बिछते हैं, वो सब है। तो फिर क्या परिभाषा निकल के आई हमारे पास प्राइमिटिव सेल की। डबल प्राइमिटिव सेल का मतलब होता है 2 लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन है, ट्रिपल प्राइमिटिव सेल का मतलब है 3 लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन है। सो नाउ व्हाट इज द प्राइमिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमिटिव। तो यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन यहाँ है कि सो फॉर द मैथमेटिकल एडवांटेज, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारा काम हम एक मैथमेटिकल एडवांटेज लेने के लिए कर रहे हैं। एंड लकीली वो मैथमेटिक्स अभी आप नहीं पढ़ोगे, अभी आप वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, वो एक एडवांस लीनियर, एडवांस ग्रुप थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा, काफ़ी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके वो बनाई जाती है। क्रिस्टलोग्राफी में उसको भी इस्तेमाल होता है, उसकी एक पूरी मैथमेटिकल थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी पूरी लगती है हमारे इस क्रिस्टल एनालिसिस में। तो फॉर सम मैथमेटिकल एडवांटेज प्राइमिटिव सेल, a primitive cell must be defined as, now what is the definition, look at the definition। इसकी definition क्या है जरा देखें। तो जस्ट अ मिनट, डेफिनेशन है यहाँ पर कि द यूनिट सेल विथ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट इक्वल्स टू 1। एक ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर टोटल लैटिस पॉइंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 1 है।
तो हम ऐसे यूनिट सेल को प्राइमिटिव सेल कहते हैं। क्या परिभाषा है? एक ऐसा यूनिट सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी यूनिट सेल जिसका रिपीटिशन हो करके पूरी स्पेस को फिल कर दे। सो एक ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होता है, दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड द प्राइमिटिव सेल। या एक और तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्राइमिटिव सेल इज अ मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल। मतलब एक ऐसा यूनिट सेल जिसकी मिनिमम वॉल्यूम हो, लेकिन साथ ही साथ विथ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? प्राइमिटिव सेल यूनिट सेल होना चाहिए, पहली शर्त, और साथ ही साथ उसके अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा होगा तो डबल प्राइमिटिव, 2 होगा तो 3 होगा ट्रिपल प्राइमिटिव। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो अगर हम 2 डायमेंशन केस देखें तो हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है यूनिट सेल का। लेकिन जैसे आप यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमिटिव सेल, क्योंकि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 25% के हिसाब से 4 गुना कर दो तो 100% या 1 हुआ, और ये एक यूनिट सेल तो है ही है। तो यहाँ से एक बहुत ज़रूरी सी बात आपके पास निकल के आ रही है कि एवरी प्राइमिटिव सेल, अगर कोई सेल प्राइमिटिव है तो एवरी प्राइमिटिव सेल मस्ट बी, बहुत ज़रूरी शर्त है ये, एवरी प्राइमिटिव सेल मस्ट बी यूनिट सेल। हर जो प्राइमिटिव सेल होगा, जिसको आप प्राइमिटिव सेल आइडेंटिफाई कर चुके हो, इसका मतलब वो यूनिट सेल होगा ही होगा। बट द कन्वर्स या बट द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब है, हमने जैसे कहा कि सपोज नो आई हैव अ प्राइमिटिव सेल, तो आप समझ गए अच्छा प्राइमिटिव सेल है तो इसका मतलब यूनिट सेल तो होगा ही। लेकिन हमने कहा नो दिस इज अ यूनिट सेल, देन आप कहोगे अच्छा तो क्या ये प्राइमिटिव है? लेट अस चेक, उसको चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास निकल के ये आया कि जब यूनिट सेल के साथ 1 लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन का शर्त जुड़ता है, 2 शर्तें जुड़ती हैं, तो जा कर के हमारे पास एक प्राइमिटिव सेल बनता है। इसीलिए किसी यूनिट सेल को प्राइमिटिव तभी हम कहेंगे जब वो इस एक्स्ट्रा शर्त को फॉलो करेगी। लेकिन अगर उसको प्राइमिटिव कह रहे हो, इसका मतलब ये 2 शर्तें तो फॉलो हुई होंगी तभी तो वो प्राइमिटिव हुआ है। ये है एक बहुत कैच पॉइंट, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिसको कि आपको समझना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखें, पहले हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट मतलब 3 डायमेंशन, हम प्राइमिटिव सेल देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी स्टडी इन्हीं 3 डायमेंशन प्राइमिटिव सेल के इर्द गिर्द है। तो 3 डायमेंशनल प्राइमिटिव सेल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक क्रिस्टल सिस्टम का एक बेसिक है, उसको समझना पड़ेगा कि आपको इस तरह से 3 एक्सेस समझनी पड़ेंगी। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, और ये हम वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। ओके, अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने एक पॉइंट ले लिया और इस दूरी को ले लिया ए, इसको हम लैटिस पैरामीटर कह सकते हैं। ऐसे ही हमने ले लिया बी, ऐसे ही यहाँ पर हमने ले लिया ये जो दूरी है, इसको ले लिया सी। अब अगर आप इन सबको आपस में इस तरह से आप जोड़ दो तो आपके पास एक क्यूबिक सेल हो गया जिसकी साइड्स ए बी सी हैं। अब ए बी सी बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे ए है, ये साइड है, ओ ए ले लो, इसको हम बी ले लें, इसको सी ले लें, तो इसके साइड में ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा। ठीक है, ओरिजिन से ये लाइन है, इसके अपोजिट ये जो एंगल है अल्फ़ा। ऐसे ही ये जो एंगल बन रहा है दिस इज़ बीटा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज़ गामा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम प्राइमिटिव सेल को क्यूबिक फॉर्म में, 3 डायमेंशन फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हमें इस तरह का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब जरा समझो इस चीज़ को। जैसे आपने एक गोला बनाया, यहाँ पर इसे एक क्यूब बनाया। सबसे पहले मैं क्यूब बना लेते हैं। जैसे हमने एक क्यूब बनाया इस तरह का, ये हमारा एक क्यूब है। ओके, ये क्यूब है हमारा, और क्यूब जो है, क्यूब के एक पोर्शन में
जैसे यहाँ एक गोला बनेगा, यहाँ एक लेटिस पॉइंट है, यहाँ लेटिस पॉइंट है, यहाँ लेटिस पॉइंट है, यहाँ लेटिस पॉइंट है, यहाँ लेटिस, यहाँ इस तरह से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको मैं एनिमेशन में अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा आपको। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे कंप्लीट सर्किल का, इस कंप्लीट स्फेयर का केवल 1/8 पार्ट ही इस लैटिस के अंदर रहेगा। ये थोड़ा सा विजुलाइज करने की बात होगी, एंड एज आई प्रॉमिस कि मैं अगले पोर्शन में आपको इसको दिखा भी दूंगा। और हो सकता है आपको बेसिक आइडिया हो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पहले आप पढ़ चुके होगे। तो हम ये कहते हैं कि इस क्यूब के 8 कोने हैं और 8 कोनों पर 8 सर्किल हैं। हर सर्किल का कॉन्ट्रीब्यूशन, हर स्फेयर है, हर स्फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। तो टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया? 8 कोने, हर कोने पर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन का लेटिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका जो क्यूब है ये एक ऐसा प्राइमिटिव सेल है। क्यों इसको हम प्राइमिटिव सेल कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर टोटल लेटिस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है। अगर आप क्यूब के बगल में क्यूब रखते चले जाओगे तो आप पूरे स्पेस को फिल कर सकते हो। इमेजिन करो आपके पास क्यूब बॉक्स हैं, जैसे बॉक्स आप परचेज करते हो या बॉक्स आप कोई ऑर्डर मंगाते हो, क्यूबिक बॉक्स है आपके पास। तो अगर कमरे के अंदर उस तरह के बहुत सारे क्यूबिक बॉक्स कर दो तो आपका कमरा भी क्यूबिक है, बॉक्स भी क्यूबिक है, तो पूरा कमरा फिल कर सकते हो तुम उन बॉक्सों के थ्रू। तो बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स इज अ यूनिट सेल एंड टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटिस पॉइंट इसमें 1 होता है। सो क्यूबिक यूनिट सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमिटिव सेल। जैसे स्क्वायर, जैसे 2 डायमेंशन में क्या होता है कि स्क्वायर जो होता है, एक स्क्वायर जिसके कॉर्नर्स पर इस तरह से एटम लगे हों और जिसके अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन 1 आ जाए, तो ये 2 डायमेंशन स्पेस में हमारा स्क्वायर एक प्राइमिटिव सेल है। ऐसे 3 डायमेंशन स्पेस में क्यूब जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, वो एक प्राइमिटिव सेल है। अब ये भी संयोग तो नहीं कहूँगा मैं इसको, ये भी मैथमेटिकल ज्योमेट्री खूबी है कि 6 स्क्वायर मिला करके ही एक क्यूब बनता है। हर स्क्वायर अपने आप में एक प्राइमिटिव सेल है और 2 डायमेंशन में वो स्क्वायर जब 3 डायमेंशन का रूप लेता है तो 6 स्क्वायर आपस में मिल करके क्यूब बनाते हैं। तो ये सारे 2 डायमेंशनल प्राइमिटिव सेल जब मिलते हैं तो वो 3 डायमेंशनल प्राइमिटिव सेल बना रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप कहो कि क्या सारे क्यूब प्राइमिटिव सेल ही होंगे? तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो ऐसा होता है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड ही वो है, उसमें आपका ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो एक चीज़ और यहाँ पर हम समझ लें कि ठीक है, प्राइमिटिव सेल होगा तो हमें कई बार बहुत सारी मैथमेटिकल एडवांटेज होगा। तो हम कहते हैं कि हमारा एक मैथमेटिकल एडवांटेज है, किसके साथ? मैथमेटिकल एडवांटेज है हमारा प्राइमिटिव सेल के पास। बट सॉलिड स्टेट में हम एक और एडवांटेज की बात करते हैं, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक एडवांटेज। क्या ज्योमेट्रिकली क्या हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉपरली? अगर हमें ड्रॉ करना हो तो क्या हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम देखेंगे, इस बात को आप अप्रिशिएट करेंगे कि कई बार क्या होता है, ज्योमेट्रिकली एडवांटेज को हम प्रेफर करते हैं मैथमेटिकल एडवांटेज पर। यानी कि हम एक ऐसा यूनिट सेल चुनते हैं जो कि प्राइमिटिव नहीं होता, और प्राइमिटिव नहीं होता है लेकिन ज्योमेट्रिकली उसको बनाना आसान होता है। तो ज्योमेट्रिकली बनाना आसान है, भले प्राइमिटिव नहीं है, हम बना लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें उसको मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमें उसमें इक्वेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेंगे, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, फिर हम ज्योमेट्रिकल एडवांटेज को छोड़ेंगे, मैथमेटिकल एडवांटेज की तरफ आएंगे और फिर हमें उस जो हमने लिया है स्ट्रक्चर, उसका प्राइमिटिव सेल ढूंढना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, तभी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको, आप और वीडियो देख भी सकते हैं आगे के, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटिस पॉइंट 2 होता है, यानी कि डबल प्राइमिटिव है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेटिस पॉइंट जो होता है वो होता है 6 आधा 3 4, 6 होते हैं, 3 1 4, हाँ 4 होता है।
हेक्सागोनल क्लोज प्लेट स्ट्रक्चर में भी 4 होता है। तो फेस सेंटर्ड में टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस 0.4, बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस 0.4, हेक्सागोनल क्लोज प्लेट में टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस 0.4। इसका मतलब किसी लिहाज से ये प्राइमिटिव तो नहीं हुए, क्योंकि प्राइमिटिव में तो क्या शर्त है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट मस्ट बी 1। बट फिर भी हम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक को हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्यों हम देखते हैं, उसको क्यों ड्रॉ करते हैं? बिकॉज दे आर मोर ज्योमेट्रिकल, बहुत कन्वीनियंट है, उनको ड्रॉ करना ज्योमेट्रिकली आसान है। अगर हम हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक का प्राइमिटिव सेल बनाएंगे तो बहुत त्रिकोणीय बनता है, बड़ा टिपिकल सा बनता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक का भी बड़ा टेढ़ा सा, धंसा सा, बड़ा मतलब थोड़ा सा अनकन्वीनियंट किस्म का हमारा वो यूनिट सेल बनता, प्राइमिटिव सेल बनता है। सिंपल क्यूबिक तो खैर सिंपल क्यूबिक होता है, वो तो सिंपल इसीलिए सिंपल है कि वो जैसा यूनिट सेल है वैसा ही प्राइमिटिव सेल है। बट बीसीसी एफसीसी के साथ हमें प्रॉब्लम आती है जब हम उसका प्राइमिटिव सेल बनाते हैं। तो इसीलिए अगर ज्योमेट्रिकली हम एडवांटेज ले रहे हैं तो हम उसके एफसीसी बीसीसी बना रहे हैं एज इट इज, भले उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट 1 से ज़्यादा हो, यानी कि वो नॉन प्राइमिटिव हो, डबल ट्रिपल प्राइमिटिव हो। तो ये एक आइडिया है। एक क्वेश्चन कभी कोई पूछते हैं कि सर जब प्राइमिटिव सेल पे इतना जोर दे रहे हैं तो वाई वी आर यूजिंग बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी, ऑल्दो दे आर नॉट प्राइमिटिव बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकली, उनका एडवांटेज हमको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पर अगली बात जो करने जा रहे हैं वो आती है ब्राविस लैटिस की। अब आती है एक बात ब्राविस लैटिस की। ब्राविस का नाम मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगला जो हमारा सवाल, अगला जो डिस्कशन है ब्राविस लैटिस। अच्छा ज़रा समझे इसके बारे में। अगर हम देखें तो अब जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, या तो सीधे तौर पे क्रिस्टल हैं ही या क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस दुनिया में कितने क्रिस्टल्स पाए जाते होंगे, ये संख्या लाखों में है, और भी ज़्यादा करोड़ों में हो सकती है। ऑर्गेनिक टाइप क्रिस्टल, इनऑर्गेनिक टाइप क्रिस्टल, हर तरह क्रिस्टल लोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में इनकी संख्या है। अब ये भी नहीं कि सब एक जैसे हैं, सब में अलग अलग तरह की भिन्नताएं हैं, अलग अलग तरह के वेरिएशंस हैं। अब सवाल ये होता है कि इतने सारे क्रिस्टल की स्टडी करें कैसे? लाखों हैं तो क्या लाखों इंडिविजुअल हम उनकी स्टडी करें? कितना अच्छा होता अगर हमको सेक्शंस में बांट देते हम कि भाई फला तरह के क्रिस्टल की स्टडी करनी। सपोज जैसे आप सोचो एक लाइब्रेरी है, लाखों किताबें वहाँ पर भरी पड़ी हैं और सारी किताबें रैंडम हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं कहाँ कैसे कौन है। तो अगर आपको कोई ख़ास किताब ढूंढनी है तो किताब लाइब्रेरी के अंदर है, लेकिन उसको ढूंढना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको लाखों किताबें हो सकता है छाननी पड़ जाएं तब जाके आखिरी में वो मिले, इस बात की संभावना है। तो हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरी में कुछ सेक्शंस बना दिए कि भाई ये सेक्शन ह्यूमैनिटी का है, यहाँ पर साइंस, यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर सोशोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी, किस तरह किताबें हैं। उसके अंदर जाओगे तो फिर उसके अंदर भी सब सेक्शंस होंगे कि किताबें हैं जो 1930 से पहले की हैं, ये पिछले 20 साल की हैं, ये पिछले 50 साल के, ऐसे सेक्शंस हैं। और अच्छे से अगर लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से सजी हुई है तो वहाँ पे कैटलॉग नंबर होगा, ऑथर नंबर, उनकी वॉल्यूम, सब कुछ, टाइटल, सब कुछ आप एक सलीके से लगा है। आप एकदम पर्टिकुलरली किसी बुक पे जा करके उसको चूज कर सकते, सीधे जाके उसको निकाल सकते हो इफ़ द लाइब्रेरी साइंस वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। तो ऐसा ही हमारे क्रिस्टल के अंदर भी होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं तो सम हाउ वी शुड क्लासीफाई देम, उनको हम कुछ वर्गों में बांट सकें, जिससे हमें ये मालूम हो कि हम किस तरह के क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, जब से क्रिस्टल्स और ये सब चीज़ें शुरू हुई, लोगों ने इसको देखना शुरू किया, मिनरलोजी और जेमोलॉजी और ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को जब समझना शुरू किया, क्रिस्टलोग्राफी, ये सब 1900 के बाद ही शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना विद्या है, 100 साल ही का है, और थोड़ा मतलब एक्सरे के थ्रू तो 100 साल का है, और मैथमेटिकली तो उससे पहले भी लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में सोच रहे थे। मोर प्रिसाइज हम पिछले 100 साल से ही हुए हैं। तो अब ये हुआ कि जो उस समय जो क्रिस्टलों की स्टडी करते थे उन्होंने कुछ तरीके अपनाए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके, माइक्रोस्कोप के थ्रू, ऑप्टिकल, कई तरह के उसके तरीके हैं। और उन तरीक़ों के हिसाब से उन्होंने जितने क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं,
उनको 7 हिस्सों में बांटा कि पूरे दुनिया में जितना हमको मालूम है, इनमें जितने भी क्रिस्टल हैं वो 7 तरह के, 7 क्लासेस, 7 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस ऑफ द क्रिस्टल्स। और ये चीज़ पहले से नोन थी। ब्राविस ने जब काम करना शुरू किया था क्रिस्टल की फिजिक्स में, उससे पहले लोगों को नोन था कि देयर आर सम क्लासेस ऑफ क्रिस्टल्स, इवन 7 क्लासेस ऑफ क्रिस्टल्स। फिर क्या हुआ, जब ये तो एक तरीका था लोगों के सामने, उसके बाद फिर जब ब्राविस आते हैं तो ब्राविस इसको मैथमेटिकल रूप देते हैं। ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रा, कॉशी वगैरह ये सब लोग रहते हैं, ये सब उसको अप्लाई करते हैं। सो दे डिफाइन सर्टेन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, हम लोग बात करेंगे। और ट्रांसलेशनल वेक्टर, लैटिस बेसिस कॉन्सेप्ट से ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो जो 7 तरह की फैमिली हमारे पास बांटी गई थी क्रिस्टलोग्राफर्स के द्वारा, उनमें जब हम ये मैथमेटिकल एंटिटी एंटर करते हैं, उसमें जब हम ये ट्रांसलेटरी वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर जब हम ग्रुप थ्योरी की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ब्राविस ने दिखाया कि 7 तरह के क्लासेस और हैं और 7 तरह के और उसमें सब डिवाइड हो सकते हैं। तो इस तरह से ब्राविस ने दिखाया कि अगर हम बिल्कुल सभी तरह के वर्गीकरण को ध्यान में रखें तो कुल 14 तरह के लैटिसेस होते हैं। अभी जो 14 तरह के लैटिसेस होते हैं ये बटे 7 क्लासेस में ही होते हैं, लेकिन उन क्लास के अंदर किसी में एक, किसी में 3 तरह के, किसी में 2 तरह के, किसी में एक ही तरह के, ऐसे सब डिवीजन हो जाते हैं। तो जो हम वो 14 तरह के वेरिएशन पढ़ते हैं उनको ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। और जो 7 क्लासेस हैं वो तो एंशिएंट तौर पे जो हमको डिफाइन करके बताए गए थे वो तो हैं ही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल मेथड्स के थ्रू 7 क्लासेस ऑफ क्रिस्टल्स डिफाइन थे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ different geometrical and structural variations, 7 classes of crystals were defined। 7 तरह के क्लासेस जो थे क्रिस्टल्स के वो डिफाइन थे। अच्छा, अब क्या हुआ, ब्रेविस considered some crystal elements as A, B, C, जिसको उन्होंने कहा था प्राइमिटिव वेक्टर्स, एंड अल्फ़ा, बीटा, गामा, और इनको नाम दिया था उन्होंने इंटर एक्सियल एंगल्स। तो क्या हुआ, ब्रेविस ने क्या कंसीडर करना शुरू किया बच्चों, ब्रेविस ने कंसीडर करना शुरू किया कि हम क्या करें, कुछ क्रिस्टल एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, बिकॉज यू वांट टू अप्लाई द मैथमेटिक्स। सो फॉर मैथमेटिक्स यू नीड सम ग्रुप थ्योरी, यू नीड सम एलिमेंट्स ना। तो उस एलिमेंट्स के तौर पर उन्होंने कहा ABC 3 वेक्टर है, प्राइमिटिव वेक्टर्स कहते हैं, और अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ इंटरएक्सियल एंगल है। अच्छा, ये कहाँ, ये मैंने बताया है आपको, इसे देखो यहाँ पर से ये इस तरह से है। तो सपोज दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। इस डायरेक्शन में ये जो एंगल है A के सामने वाला अल्फ़ा, ये वाला एंगल है बीटा, और ये वाला जो एंगल है दिस इज़ द गामा, इस तरह से। तो ब्रेविस ने क्या किया, कंसीडर किया कि कुछ क्रिस्टल एलिमेंट जैसे कि ABC कुछ क्रिस्टल एलिमेंट लिए, अल्फ़ा, बीटा, गामा उसका इंटरएक्शियल एंगल लिया। इंटरएक्शियल मतलब एक्सिस के बीच का एंगल। जैसे एक्सिस A ले लो, C ले लो, उसके बीच में बीटा है, B ले लो, C ले लो, उसके बीच में अल्फ़ा है, B ले लो, A ले लो, उसके बीच में गामा है। इस तरह से उन्होंने इंटरएक्शियल एंगल लिए। और बाय इंक्लूडिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर्स along with crystal element conditions,
जो क्रिस्टल एलिमेंट यानी ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के ऊपर कंडीशन लगाई, क्रिस्टल एलिमेंट कंडीशंस ब्रेविस डिफाइंड 14 टाइप ऑफ lattice structures called space lattice तो ये जो 14 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन किए इनको स्पेस लैटिस कहते हैं, या इसको हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो 14 तरह के स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दे दिए हमारे सामने, और जिनको कि हम स्पेस लैटिस कहते हैं या ब्रेविस लैटिस कहते हैं। अच्छा, इन लैटिसों को बांटने का तरीका क्या था? इन को बांटने का तरीका जो था वो अल्फ़ा बीटा और ए बी सी के कंडीशंस थी। अब जल्दी से हम एक टेबल बना देते हैं। ये टेबल आपने देखी भी होगी पहले। एक बना देते हैं टेबल। जैसे टेबल है जिसमें कि हम सिस्टम है, जैसे हमारे पास सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम जो है उनको वहाँ पे नाम देते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी पे होगी जहाँ हम जो लैटिस पैरामीटर्स हैं, यानी जो क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर्स हैं, उनको यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं। फिर तीसरा है उनसे जुड़े हुए जो ब्रेविस लैटिस हैं उसको हम लिख रहे होते हैं। तो एक तो ये हो गया, जैसे अगर हम कहें यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, इसको छोड़ दें। और ओके, पहला सपोज सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम था उसको नाम दिया जाता है क्यूबिक। क्यूबिक के लिए शर्त क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा ये सब 90 डिग्री का होना चाहिए। ए बी और सी ये सब बराबर होने चाहिए। ए बी सी जो साइड्स हैं क्यूब की तीनों साइड बराबर होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं बिल्कुल। इसमें जब आप लेते हैं तो इसमें एक तरह का जो सेल होता है इसको हम प्राइमेटिव सेल कहते हैं। जो क्यूब शेप का है वो होता है। एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, एक जो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो जो क्यूबिक सिस्टम फैमिली है उसमें अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी की शर्तों का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी हम 3 तरह की चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं एट इस पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से। ये जो पोजीशन है ये ब्रेविस ने बताई थी अपने मैथमेटिकल स्किल से। दूसरी तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देते हैं टेट्रागोनल में क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये तो 90 डिग्री होता है। अब देखो ये हम वैसे रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। अब यहाँ चेंज होगी, ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, तो वो टेट्रागोनल हो जाता है। इस तरह में 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राइमिटिव शेप का होता है और एक बॉडी सेंटर्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ 3 हमने लिख लिए, 3 तरह के हो गए। इसमें 2 तरह के होते हैं। तीसरी तरह की जो फैमिली है, तीसरी तरह की जो क्लास है, सिस्टम क्लास है, उसे हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा ये तो 90 डिग्री जैसा कि चला आ रहा है, लेकिन शर्त कहाँ बदलेगी? यहाँ पर ना ए बराबर है, ना बी बराबर है, ना सी बराबर है। इसमें हमारे पास प्राइमिटिव टाइप का भी होता है, इसमें हमारे पास बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है, और एक और तरह का होता है इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड होता है। तो यहाँ 4 तरह के सब डिविजन्स होते हैं। चौथे तरह की फैमिली है जिसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? अब देखें, अब यहाँ पर ए बी और सी तो बराबर होते हैं। ये अब अभी तक देखो, अभी तक कौन शर्त चली आ रही थी? अभी तक हमारी 3 तक अल्फ़ा बीटा गामा की शर्त चली आ रही थी। अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 डिग्री हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 डिग्री। अब क्या है? ए बी सी बराबर है, लेकिन अल्फ़ा बीटा बराबर होते हैं और गामा ये सब 90 के बराबर नहीं होंगे। सब बराबर होंगे बट 90 के बराबर नहीं होंगे। इसमें केवल एक ही तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम प्राइमिटिव कहते हैं। तो यहाँ केवल एक तरह का सब ग्रुप है। 5वां जो है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में क्या होता है
कि ए बी बराबर होते पर सी के बराबर नहीं होते, और अल्फ़ा बीटा तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री का होता है। इसमें केवल एक ही तरह का प्राइमिटिव हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो प्राइमिटिव सिर्फ 1 हो गया। छठा जो क्लास है, छठे की थोड़ा नीचे बना देते हैं। छठा जो क्लास है उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ना ए बी के बराबर है ना सी के बराबर है वो, और अल्फ़ा और गामा ये तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। तो मोनो में एक प्राइमिटिव से टाइप का होता है और एक एंड सेंटर्ड होता है। तो दो तरह के ये हो गए। सातवीं क्लास है इसे कहते हैं ट्राई क्लिनिक। इसको हम ट्राई क्लिनिक कहते हैं। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, ए बी सी कुछ भी आपस में बराबर नहीं है, और अल्फ़ा ना बराबर है बीटा के, ना बराबर है गामा के, और ये सब ना बराबर है 90 डिग्री के, और इसके अंदर सिर्फ एक तरह का सेल होता है जिसको कि प्राइमिटिव टाइप का सेल क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ज़रा देखो, यहाँ 7 तरह के क्लासेस हैं, जो कि ऑलरेडी 7 तरह के क्लासेस थे, क्रिस्टलोग्राफर ने डिवाइड कर रखे थे। ब्राविस ने जो अपनी मैथमेटिकल स्किल दिखाई उसके हिसाब से उन्होंने 14 तरह के दिखाए, उसको सब डिवाइड करके। जैसे ये देखो, 2 1 3 1 4 1 5 5 4 9 9 और 9 2 11 और 11 3 14। तो ये 14 तरह के यहाँ पर सब डिवीज़न के बाद हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर आते हैं, और इन लैटिस स्ट्रक्चर को हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। इन सारे लैटिस स्ट्रक्चर में हमारे काम का जो है, जो हमारे है, एक तो हम हेक्सागोनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा क्यूबिक के बारे में हमें ये जो सिंपल क्यूबिक है, प्राइमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इनके बारे में पढ़ना है। इन 14 में से 3 ये और चौथा ये 4 हैं जिसको कि हमें यूज करना है, हमें इनको एक्सप्लेन करना है। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन इन 7 तरह की फैमिली में डोमिनेट करती है क्यूबिक फैमिली। मतलब ऐसे क्रिस्टल जो टेट्रागोनल हो, ऐसे क्रिस्टल जो मोनोक्लिनिक हो, ऐसे जो रोम्बोहेड्रल हो, इनकी संख्या कम होती है। तो क्रिस्टलों के अंदर भी अगर आप एक कोई क्रिस्टल उठाओगे तो इस बात की काफ़ी चांसेस हैं कि वो या तो क्यूबिक फैमिली में से किसी का होगा, SC FCC BCC, या हो सकता है हेक्सागोनल का हो। तो डोमिनेंस जो कि क्यूबिक की ज़्यादा है, सातों फैमिली में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस मतलब दिखते हैं सबसे ज़्यादा क्यूबिक शेप के। सो वी नीड टू स्टडी द क्यूबिक स्ट्रक्चर इन द मेन फोकस, उन पे हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्रेविस लैटिसेस तक की बात। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो एक और है, दैट इज़ द सिमिट्री। यहाँ पर एक और तरीका होता है सिमिट्री के थ्रू। जैसे एक तो हमने क्रिस्टलोग्राफी, अल्फ़ा बीटा गामा, इसके थ्रू देखा, लेकिन क्रिस्टलोग्राफर ने देखा कि एक तरह की सिमिट्री भी होती है क्रिस्टल के अंदर। अब ये सिमिट्री अंदरूनी नहीं है, ये सिमिट्री ऑपरेशन वाइज है। ऑपरेशन वाइज जैसे मान लो कि जैसे एक ट्राइंगल है, जैसे एक सर्किल है, अगर सर्किल को हम थीटा डिग्री घुमा भी दें तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि सर्किल थीटा डिग्री घूमा है कि नहीं, बिकॉज सर्किल सिमेट्रिक स्फेयर एक बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर है। अगर उस परफेक्ट स्फेयर को हम थोड़ा सा घुमा भी दें तो हम नहीं बता पाएंगे घुमा है कि नहीं। जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें, ऐसे हमने कहा आप आंख बंद करो, आपने आंख बंद की, उन्हें 90 डिग्री घुमा दिया, अगर ये स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट तरीके का है तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि 90 डिग्री घूम गया है। हाँ, अगर कोई निशान लगा होता तो आप देख लेते और आँख खोलते देखते निशान यहाँ आ गया तो इसका मतलब 90 डिग्री घूमा है, निशान यहाँ आ गया 90 डिग्री घूमा, यहाँ आ गया फिर 90 डिग्री घूमा है। तो इस तरह से हम रोटेशन का ऑपरेशन करते हैं और सिमेट्री देखते हैं। ऐसे ही ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे ही हम इन्वर्जन ऑपरेशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जहाँ अभी इससे पहले जो आज हम लोगों ने देखा, यहाँ हम लोगों ने किसको बेस बनाया है, यहाँ पर हमने बेस बनाया है कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे कर रहे हैं, उसको बेस बनाया गया है। उसको बेस बना करके ज्योमेट्री के अलावा ग्रुप थ्योरी और एलिमेंट और वेक्टर, इन सब के आधार पर हमने 14 तरह के बांटे हैं। लेकिन क्रिस्टलोग्राफर ने इन ऑपरेशंस के थ्रू, इनको सिमेट्री ऑपरेशन कहते थे, ऐसे ऑपरेशन जिसके बाद हमारा क्रिस्टल में कोई बदलाव नहीं होता उसके शेप में। वो स्क्वायर है, क्यूबिक है तो घुमा दिया उसको, डायगनली घुमा दिया, उसके डायगनल को अलॉन्ग 120 डिग्री घुमा दिया, ट्रायंगल को 120 डिग्री घुमा दिया। तो इस तरह के ऑपरेशन के थ्रू भी हम क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
तो उसके लिए फिर हमें बनाना पड़ेगा कि भाई एक तरह के पॉइंट ग्रुप होते हैं, फिर उसमें ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल पूरी लीनियर मॉडर्न अलजेब्रा की दिशा में आप बढ़ रहे हो कि आपके पास एक सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है वो हमें कि सिमेट्री ग्रुप क्या, पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं और सिमेट्री ग्रुप क्या होते हैं और कैसे पॉइंट ग्रुप से सिमेट्री ग्रुप में हम शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे इस पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, तो उतना मैथमेटिकल इसके अंदर है नहीं आपके सिलेबस में। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं उसको। तो अगली क्लास में हम लोग वो सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।